सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग। ये कविता अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ इसका 6ठा खंड प्रस्तुत किया गया है। निराला जी इस कविता में बादल के माध्यम से जन सामान्य के दुख और व्यथा को मिटाने की क्रांति करना चाहते हैं। वे बादल को संबोधित करते हुए उन्हें समाज, देश और श्रमजीवियों की दुर्दशा से अवगत कराते हैं। यहाँ बादल का आह्वान इसी उद्देश्य से किया गया है कि बादल आएं और इन सब की स्थिति में परिवर्तन हो। वे बादल रूपी क्रांति से समाज में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से निराला जी ने इस कविता के माध्यम से लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। एक ओर उन्होंने प्रकृति की कोमल प्रक्रिया का सौंदर्य व्यक्त किया है, तो दूसरी ओर वीर रस से ओतप्रोत क्रांति का आह्वान किया है, सामाजिक क्रांति का। तो आइए अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। वे कहते हैं कि तिरती है समीर सागर पर, वायुमंडल रूपी समुद्र पर तैरते हुए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो अस्थिर सुख पर दुख की छाया तैर रही हो। जग के दग्ध हृदय पर, ये बादल संसार के जलते हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया अर्थात क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हों। इन प्रथम 4 पंक्तियों में एक विराट बिंब प्रस्तुत किया गया है, जिसका आशय है कि ये संसार शोषण और अभावों के दुखों से परिपूर्ण है और बादल क्रांति दूत बनकर इस दुख भरी दुनिया को डुबा डालना चाहते हैं। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, हे बादल तुम्हारी युद्ध रूपी नौका प्रकृति और मनुष्य के नवजीवन की आकांक्षाओं से भरी हुई है। जिस तरह से युद्ध पोत होता है, उसमें अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ प्रकृति और मनुष्य के नवजीवन की आशाएं तुमसे जुड़ी हुई हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, हे बादल तुम्हारी भेरी रूपी गर्जना से, नगाड़े रूपी गर्जना से पृथ्वी के उर में सोए हुए अंकुर भी सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। उसी प्रकार शोषित और पीड़ित वर्ग जो है, लघु मानव है, वो सामाजिक क्रांति को देखकर जागरूक हो उठा है। आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं और ये नवजीवन की आशा से सिर ऊंचा करके क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। तुम्हारी बार बार गर्जना से, तुम्हारे मूसलाधार वर्षा करने से, तुम्हारी वज्रपात के समान हुंकार को सुनकर ये संसार अपना हृदय थाम लेता है। ये सभी क्रांति के क्रियाकलाप हैं और सामाजिक क्रांति जब आती है तो सभी अपना हृदय थाम लेते हैं। अशनिपात से शापित उन्नत शत शतवीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। गगन को स्पर्श करने की स्पर्धा करने वाले सैकड़ों उन्नत पहाड़ों के शरीर तुम्हारे अशनिपात, तुम्हारी बिजली के गिराने से उनके शरीर शत विक्षत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक क्रांति जब आती है तो शोषण करने वाले पूंजीपतियों का नाश करती है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। वे कहते हैं हरियाली से युक्त नन्हे पौधे हिलते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रसन्न होकर इन बादलों का आह्वान कर रहे हैं। उसी प्रकार शोषित और पीड़ित वर्ग सामाजिक क्रांति का आह्वान करता है। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कवि कहते हैं कि क्रांति सदा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसका सर्वाधिक लाभ उन्हीं को मिलता है और पूंजीपति वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त होते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन,
कवि विलासी पूंजीपतियों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये धन वैभव से युक्त भवन भय और त्रास के निवास हैं। ये दलित और श्रमिकों को आतंकित करने के अड्डे हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। वे कहते हैं बाढ़ का असर सदैव कीचड़ पर होता है। उसी प्रकार सामाजिक क्रांति जो होती है वो विलासी और शोषण करने वाले पूंजीपतियों का नाश करती है। शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। वो कहते हैं जब यही वर्षा का पानी कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वो तो प्रसन्न रहता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। उसी प्रकार से शोषित और पीड़ित वर्ग सामाजिक क्रांति से प्रसन्न होता है। रोग और शोक भी उसे बहुत अधिक दुखी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसे जीवन में संघर्ष सहन करने की आदत होती है। कवि कहते हैं कि रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। इन विलासी पूंजीपतियों ने शोषण करके बहुत धन एकत्रित करके रखा है और उसे समाज कल्याण के कार्यों में खर्च नहीं किया है, जिससे उनका कोष रुका हुआ है, रुद्ध है और शुद्ध तोष। इसके बावजूद पैसे की प्यास उनकी समाप्त नहीं हुई है। अंगना अंग से लिपटे भी वे अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए हैं। तात्पर्य ये है, प्रतीकार्थ ये है कि वे सुख समृद्धिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इसके बाद भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं। आतंक से उनका शरीर काँप रहा है। वे क्रांति के परिणामों से भयभीत हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे बादल, तुम्हारी घोर गर्जना से त्रस्त होकर वे अपना मुख और अपने नेत्र ढांक रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। वो कहते हैं कि किसान अधीर होकर ए विप्लव के वीर बादलों को बुलाता है कि क्योंकि उसके बाहु शिथिल हो गए हैं, उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। वो विलासी पूंजीपतियों और शोषण करने वालों के विरुद्ध संघर्ष करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। एक प्रकार से शोषण ने उसके जीवन का सार तत्व ही निचोड़ लिया है। उसकी खुशी, उसका उत्साह, उसके जीवन के उमंग सब नष्ट हो गए हैं। अब तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गया है, हाड़ मात्र रह गया है। ए जीवन के पारावार, ए जीवन प्रदान करने वाले बादल, तुम बरसो और एक और इस प्रकृति की प्यास बुझाओ, इस धरती की प्यास शांत करो, छोटे पौधों को नवजीवन दो। और दूसरी ओर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से आह्वान किया गया है कि आप सामाजिक क्रांति कीजिए जिससे पूंजीपति वर्ग का नाश हो, शोषण करने वाले पूंजीपति वर्ग का नाश हो और लघु मानव को नवजीवन मिल सके। आशा है आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम दूसरी कविता का भावार्थ समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।